हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 8 और इसके पहले सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 7 तक करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गत्यात्मक अवस्था की जो एज है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसकी जो एज है 11 या फिर 12 वर्ष से 16 वर्ष। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होने लगते हैं और इस चरण को प्रतीकवाद की अवधारणा के रूप में जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, डी है सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में निकटस्थ विकास क्षेत्र की चर्चा की गई है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र को समीपस्थ विकास के क्षेत्र भी कहा जाता है और इसे ढांचा भी कहा जाता है, पार भी कहा जाता है, मचान के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। जब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, वो करने में उन्हें कठिनाई हो रही है, तो अध्यापक जो है उसकी थोड़ी हेल्प कर देती है। उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ढांचा, पार, मचान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। अभिकथन ए सही है, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको बाल विकास की गहन समझ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अभिकथन ए जो है वो सही है। अभिकथन आर कहता है बच्चों के विकास और अधिगम की प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो अभिकथन आर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर शिक्षक बच्चों के विकास और अधिगम के प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे, उसे समझेंगे, तो शिक्षक जो है वो शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। इसीलिए अभिकथन आर भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वह मानते हैं कि विकास ऑप्शन ए है निरंतर होता है, बी है रुक रुक कर होता है, सी है सांस्कृतिक आधारित होता है, डी है आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुक रुक कर होता है। कुछ मेरे दोस्त निरंतर होता है उसको सही मानेंगे, परंतु ये सही नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ए कहा गया है कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वह मानते हैं कि विकास, तो इन्होंने विकास के चरणों को पहले गर्भावस्था में रखा है, फिर शिशु अवस्था में रखा है, फिर बाल्यावस्था में रखा है, फिर मध्य बाल्यावस्था में रखा है, उसके बाद किशोरावस्था में रखा है। तो इनके अनुरूप विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक रुक रुक कर होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट सामाजिककरण की एक प्राथमिक संस्था है जबकि डॉट सामाजिककरण का एक द्वितीयक संस्था है। ऑप्शन ए है कानून विद्यालय, बी है सामाजिक नीति सांस्कृतिक, सी है पुस्तकालय पास पड़ोस, डी है परिवार विद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार विद्यालय। तो यहाँ पर हो जाएगा परिवार प्राथमिककरण की प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय प्राथमिककरण की द्वितीयक संस्था है। कानून विद्यालय ये सब द्वितीयक संस्था है, सामाजिक नीति सांस्कृतिक द्वितीयक संस्था है, सी है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय द्वितीयक संस्था है, पास पड़ोस वो प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर अगर हम पुस्तकालय रखें तो ये प्राथमिक संस्था हो जाएगा, इसीलिए सी भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके? ऑप्शन ए है समावेशन, बी है समायोजन, सी है जैविक परिपक्वता, डी है संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समायोजन। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। समायोजन का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कहीं गए हैं, वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ का वेशभूषा पहनावा सब अलग है, तो आप अपने आप को वहाँ के अनुरूप परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो आपकी बाधा को दूर करेगा। और जीन पियाजे ने समायोजन को मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं में रूपांतरित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार एक अध्यापिका को ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में कार्य करने से हतोत्साहित करना चाहिए। यहाँ है हतोत्साहित, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। बी है अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबों, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। यहाँ पे है प्रतिबंधित, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी है विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। डी है विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात की जा रही है, इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, इसीलिए डी
ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्रदान कर सके। पाठ का मतलब होता है कि जब कोई विद्यार्थी किसी काम को कर रहा है और उसे उस काम को करने में कठिनाई हो रही है तो एक अध्यापिका को उसकी मदद करनी चाहिए, इसी को पाठ कहते हैं और लेह वाइगोत्स्की ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक कथाओं के अनुसार व्यवहार करने वाले नैतिकता की अवस्था को हर वर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए है स्तर 1 पूर्व परंपरागत चरण, बी है स्तर 2 परंपरागत चरण, सी है स्तर 3 उत्तर परंपरागत चरण, डी है स्तर 1 और 2 दोनों ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्तर 3 उत्तर परंपरागत चरण। स्तर 1 पूर्व परंपरागत चरण की जो एज है 4 से 10 वर्ष, परंपरागत चरण की जो एज है 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत की एज जो है वो 13 वर्ष से अधिक है। तो उत्तर परंपरागत चरण जब बच्चे 13 वर्ष से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें सामुदायिक कल्याण के लिए कानून, लोक कथाओं की व्यवस्था ये सब समझ में आने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष डॉट केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता का मतलब है जो शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है परीक्षा, डी है अध्यापक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता आ जाए, बाल केंद्रित आ जाए, छात्र केंद्रित आ जाए, ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। और यहाँ पे प्रश्न ये कहा है कि यह प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः तो अधिगमकर्ता शिक्षार्थी पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है भाषा को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, बी है समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, सी है शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करना, डी है दृढ़ शारीरिक योग्यता के समन्वय होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ गति की बात की जा रही है, गतिशीलात्मक। और गति आप कब करेंगे? जब आप अपने शरीर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप योगा कर रहे हैं या आप दौड़ लगा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसे आप अपनी गति की प्रयोग कर रहे हैं। तो गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य होगा दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। और बुद्धि को किसने प्रतिपादित किया था? तो बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेह वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है बच्चों के भावात्मक विकास की घोतक है, तो ये गलत है। बी है बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है, ये भी गलत होगा, यहाँ पर है बाधा। सी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत होगा। डी है बच्चों के क्रियाकलाप और सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। लेह वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो बच्चों के क्रियाकलाप और सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए है जेंडर विविधता, बी है जेंडर सकारात्मक, सी है जेंडर रूढ़िवादिता, डी है जेंडर समानता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को गुलाबी रंग के कपड़े और लड़कों को नीले रंग के कपड़े से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शा रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं, बी है इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें और फिल्मों का प्रावधान करना, तो ये गलत होगा। सी है प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को महत्व देना, ये भी सही नहीं है। डी है विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंधित चर्चाओं से बचना, ये भी सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए आप उनके सामने इस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करें जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं, यही महत्वपूर्ण होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक महत्व भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्व बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती हैं, जिससे वह यह समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापक द्वारा यहाँ किस प्रकार का आकलन इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन ए है रचनात्मक आकलन, बी है योगात्मक आकलन, सी है असतत आकलन, डी है रूब्रिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन, क्योंकि अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद उनको वहीं पर ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं जो उन्हें भ्रमित कर रहा है और उनके विचार को समझ रही हैं, विद्यार्थियों के साथ वो साझा कर रही हैं या देखना चाह रही हैं कि विद्यार्थी क्या ग्रहण किए, कितना वो अपने आप को सीख पाए हैं, इसीलिए ये रचनात्मक आकलन कहलाएगा। रचनात्मक आकलन वही होता है जो कक्षा के दौरान विद्यार्थियों का आकलन किया जाए। योगात्मक आकलन जिसमें विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा लिया जाता है, जिसमें उन्हें फेल या पास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है तत्वों को कंठस्थ करने के लिए, यहाँ पे कंठस्थ है इसलिए गलत होगा, याद नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। बी है श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, इसीलिए भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर है नकल करके लिखने की बात की जा रही है। सी है अपने सहपाठियों के द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए। डी है अपने विचारों को दूसरों से साझा करने और अलग होकर काम करने के लिए, यहाँ पर है अलग होकर काम करने के लिए,
इसीलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों में अपने सहपाठियों के द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। बिल्कुल सही है अभिकथन ए। अभिकथन आर कहता है अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक जागृति करने से संबंधित उदाहरणों और अनुभव चर्चा में शामिल किया जाए। अभिकथन आर भी बिल्कुल सही है और अभिकथन आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, बी है अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके, सी है अगम्य आधारभूत ढांचा अधिक अंकित करके, डी है सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा में समावेशन को अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा समुन्नत किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। ऑप्शन ए है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार ADHD, बी है स्वलीनता, सी है पठन वैकल्य, डी है अधिगम अक्षमता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वलीनता। स्वलीनता विकार जिन भी विद्यार्थियों या फिर व्यक्ति में होता है वो सामाजिक संपर्क नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों से अपना व्यवहार नहीं रख पाते हैं ठीक तरीके से, किसी समाज से वो बात नहीं कर पाते हैं, इन सब की परेशानियां होती हैं स्वलीनता में। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना। तो अगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित है, तो आप दृश्य वाली वस्तुएं उनके सामने प्रस्तुत करें, तो ये गलत होगा। बी है विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। सी है अनुदेशन के समय विद्यार्थियों से बहुत दूर खड़े होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना, ये भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। जब विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, अगर आप उन्हें स्पर्श कोई चीज़ करवाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा और उन्हें पढ़ने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग से कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया। वह बिना किसी बाहरी अभिप्रेरक के आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका घोतक है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली होना, बी है औसत बुद्धि लब्धि होना, सी है पठन वैकल्य, डी है स्वलीनता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली होना, क्योंकि जो रियान है वो 3 वर्ष की अवस्था में कविताएं लिखना शुरू कर दिया, गीत लिखना शुरू कर दिया, वो भी किसी बाहरी अभिप्रेरक के। तो रियान एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, औसत बुद्धि लब्धि वाला विद्यार्थी नहीं है, पठन वैकल्य जैसे प्रॉब्लम भी नहीं है उन्हें, स्वलीनता समस्या भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अवलोकन द्वारा अधिगम को सूचित करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए। ऑप्शन ए है उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, बी है प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान देना, सी है प्रतिमान की क्रियाओं को याद कराना, डी है प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण कराना और अभ्यास कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिमान क्रियाओं को ध्यान कराना। ऑप्शन ए में है अनुकरण की गई आकलन, यहाँ पे आकलन कराने की बात की जा रही है, जबकि प्रश्न ए कहा गया है अवलोकन द्वारा अधिगम को सूचित करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं मतलब कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है सबसे पहले आपको उनके साथ क्या करना चाहिए। तो आप उनके प्रतिमानों क्रियाओं पर ध्यान दें, ये जरूरी है। आकलन करना ये सही नहीं है, याद ही करवाते रहें तो ये भी गलत है। प्रतिमान क्रियाओं का अनुसरण कराना, अभ्यास कराना, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है ध्यान देना, बी है कंठस्थीकरण, सी है अधिसंज्ञान, डी है विस्मरण भूलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिसंज्ञान। विद्यार्थियों को स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को अधिसंज्ञान कहा जाता है। ध्यान देना, कंठस्थीकरण कराना, विस्मरण भूलना ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन ए कहता है एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभव की अनदेखी करनी चाहिए। यहाँ पर है अनदेखी, इसीलिए गलत हो जाएगा। अभिकथन आर है विद्यालयों को अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ये भी गलत है, अलग करके होना चाहिए ये सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल हैं, तो ये तो सही है। बी है अधिगम एक शक्ति प्रक्रिया है, ये भी सही है। सी है अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। डी है अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, तो सामाजिक संदर्भों से हटकर होता है, एक गलत है। और यहाँ पर प्रश्न यही पूछा था अधिगम के बारे में सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यही सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय चिंतन, बी है अनुरूप चिंतन, सी है प्रक्रियात्मक स्थिरता, डी है प्रक्रियाओं का समुच्चय। तो डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक विद्यार्थी है वो किसी समस्या को हल करने में अटक जा रहा है तो वह अवस्था प्रक्रियाओं का समुच्चय कहलाता है। उच्च स्तरीय चिंतन नहीं होगा, अनुरूप चिंतन भी नहीं होगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता भी नहीं होगा। अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, यहाँ पर है नहीं है इसलिए गलत होगा। बी है बहुत ही अमूर्त और जटिल है, बहुत ही अमूर्त ये भी गलत होगा। सी है संबंधित पृथक खंडों को प्रस्तुत की जाती है, यहाँ पर पृथक खंडों इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। डी है बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन डी जो है ये सही है, क्योंकि अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होगा जब पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? ऑप्शन ए है योग्यता के दृष्टिकोण पर विश्वास, बी है विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िवाद धारणाओं को बढ़ावा देना, सी है व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, डी है कक्षा भय और अवरोधों को कम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर कहा गया है अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है, यहाँ पर बाधा है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन बी जो है यही सही है, विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िवाद धारणाओं को बढ़ावा देना। अगर आप रूढ़िवाद धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अधिगम के लिए एक बाधा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? यहाँ पर है नहीं मेरे दोस्त, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो ये तो सही होगा। सी है शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो, ये भी सही होगा। डी है विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं, ये भी सही होगा। यहाँ पर है नहीं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक जब अनुभव के लिए कहा जाए तब भी, इसीलिए ये अधिगम को अभिप्रेरित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? ऑप्शन ए है बोरियत, बी है उच्च डर, सी है उम्मीद, डी है गुस्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित तब कर सकता है जब उस विद्यार्थी को उम्मीद हो। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक उम्मीद है, अगर मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया तो मैं केबीएस डीएसएसबी का फॉर्म फिल कर पाऊंगा और मैं एक टीचर बन पाऊंगा। तो ये आप में एक उम्मीद है। बोरियत, उच्च डर, गुस्सा ये सही नहीं है, ये सब करना आपके संवेग के लिए सही नहीं है, ये आपको अभिप्रेरित नहीं करता है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।